प्रजनन या जनन दोनों कहते हैं हिंदी में। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो पहले समझना है, हर चैप्टर में जूलॉजी बॉटनी साथ लेकर चले हैं, तो इस चैप्टर में भी वही है। मेन जो समझना है वो रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन क्या है? तो इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, चाहे पौधे हो, चाहे जंतु हो, चाहे एक कोशिकीय हो, चाहे बहुकोशिकीय हो, कोई भी सजीव है, प्रत्येक सजीवों में यह क्षमता है कि वह अपने जैसे सजीव को उत्पन्न कर सके, अपने जैसे सजीव उत्पन्न कर सके। बात को समझ रहे हैं? इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, चाहे वह पौधा हो या जंतु हो, चाहे एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, प्रत्येक सजीवों में यह क्षमता है कि वह अपने जैसे सजीव उत्पन्न कर सकता है। एक सजीव में अपने जैसे सजीव उत्पन्न करने की जो क्षमता है, इसी क्षमता का नाम है रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। प्रजनन या रिप्रोडक्शन के अंतर्गत सजीव अपने जैसे सजीव उत्पन्न कर सकते हैं, और यह गुण सभी में है। यानी कि सजीव का एक अनिवार्य गुण है कि उनमें प्रजनन होता है। क्लियर है बात को? अब इससे पहले आप समझ चुके हैं कि सजीवों में पोषण होता है 6 नंबर चैप्टर में। आप ये भी पढ़ चुके हैं सजीवों में क्या होता है, श्वसन होता है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि सजीवों में क्या होता है, परिवहन होता है। और आप ये भी पढ़ चुके हैं कि सजीव में उत्सर्जन होता है। तो एक सजीव में कई प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं होती रहती है। जैविक प्रक्रिया उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। तो जिस तरह सजीव में पोषण का गुण है, सजीव जिस तरह श्वसन करते हैं, परिवहन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ये सब सजीवों के एक जैविक गुण है। ये सब उनके शरीर में लगातार होते रहते हैं, जिसके कारण वे जिंदा बना रहता है। तो प्रजनन भी, रिप्रोडक्शन भी पोषण, श्वसन, परिवहन या उत्सर्जन के तरह एक जैविक प्रक्रिया ही है। बात को समझ रहे हैं ना? प्रजनन भी सजीवों का एक जैविक प्रक्रिया ही है, जिस तरह पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है। लेकिन अन्य जैविक प्रक्रिया और प्रजनन जैविक प्रक्रियाओं में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि प्रजनन जैविक प्रक्रिया तो है सजीवों की, लेकिन वो अनिवार्य नहीं है। मतलब ये दोस्तों कि एक सजीव में पोषण नहीं होगा, जिंदा नहीं रहेगा। एक सजीव में श्वसन नहीं होगा, जिंदा नहीं रहेगा। एक सजीव के शरीर में परिवहन की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी तो भी वो जिंदा नहीं रहेगा। उत्सर्जन के अभाव में भी सजीव जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन प्रजनन जैविक प्रक्रिया होकर भी जिंदा रहने के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों। यानी कि एक सजीव का प्रजनन जैविक गुण तो है, लेकिन प्रजनन के अभाव में भी सजीव जिंदा रह सकते हैं। यानी कि प्रजनन नहीं भी करेगा तो सजीव जिंदा रहेगा। तो अगर प्रजनन अनिवार्य जैविक प्रक्रिया नहीं है, अर्थात प्रजनन के अभाव में सजीव जिंदा रह सकते हैं, तो प्रजनन फिर जरूरी क्यों है? तो प्रजनन इस मायने में जरूरी है कि एक सजीव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर
बचा रहे, इसके लिए प्रजनन जरूरी है। अगर सजीवों में प्रजनन की व्यवस्था समाप्त हो जाए तो उस सजीव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर से क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। यानी कि प्रजनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जो सजीव को अपना अस्तित्व पृथ्वी पर बनाए रखने में मदद करती है। प्रजनन एक ऐसी जैविक प्रक्रियाएं हैं जो किसी सजीव को इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बनाए रखने में सहायता करती है। प्रजनन के अभाव में सजीव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, प्रजनन होने के बाद भी अस्तित्व बचा रहेगा, ऐसा कहना संभव नहीं है। अब तो ये जान गए कि अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन अनिवार्य है, लेकिन प्रजनन होने के बाद भी अस्तित्व पर संकट हो सकता है। प्रजनन किस प्रकार होनी चाहिए, तो किसी भी सजीव में प्रजनन इस प्रकार से होनी चाहिए कि उस सजीव का जन्म दर उसके मृत्यु दर से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तब ही अस्तित्व बना रहेगा किसी सजीव का इस पृथ्वी पर। बात को समझ रहे हैं ना? अब ये समझ चुके हैं कि एक सजीव का अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर बनाए रखना है तो उसे अनिवार्य रूप से प्रजनन करना होगा। लेकिन क्या प्रजनन करके अस्तित्व बनाए रखना संभव है? तो ऐसा नहीं है। उसे प्रजनन इस प्रकार से करना होगा कि उसका जन्म दर उसके मृत्यु दर से क्या हो, अधिक हो, तब ही उसका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बचा रहेगा। अगर प्रजनन इस प्रकार से हो रहा है कि जन्म दर से अधिक क्या है, मृत्यु दर, तो धीरे धीरे दोस्तों उसका वो इस पृथ्वी पर से क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। आज कई जीव पृथ्वी पर से विलुप्त हो गए हैं। डायनासोर विलुप्त हो गया प्रजनन के अभाव में नहीं। डायनासोर इसलिए विलुप्त हो गए कि उनका प्रजनन इस प्रकार से हो रहा था कि मृत्यु दर अधिक हो गया, जन्म दर घट गया और धीरे धीरे डायनासोर की पूरी आबादी क्या हो चुकी, विलुप्त हो गई। तो बात को समझ गए प्रजनन क्या है? एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रजनन क्या है। इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है, चाहे वो पौधा हो, चाहे जंतु हो, चाहे एक कोष की हो, चाहे बहुकोष की, प्रत्येक सजीवों में अपने जैसे सजीव उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसी का नाम प्रजनन है, उसी का नाम रिप्रोडक्शन है। प्रजनन अन्य जैविक प्रक्रियाओं के तरह एक जैविक प्रक्रिया है। प्रजनन अन्य जैविक प्रक्रियाओं के तरह एक जैविक प्रक्रिया ही है, लेकिन प्रजनन अन्य जैविक प्रक्रियाओं से थोड़ा भिन्न है। और भिन्न इस मायने में है कि प्रजनन के अभाव में भी सजीव जिंदा रह सकता है, जबकि अन्य जैविक प्रक्रियाओं के अभाव में सजीव जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन प्रजनन के अभाव में सजीव जिंदा रह सकता है। किसी भी सजीव में प्रजनन का महत्व इस कारण से है कि एक सजीव को अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से प्रजनन करना होगा। प्रजनन के अभाव में सजीव एक दिन इस पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाएंगे। प्रजनन होते रहना भी जरूरी है, और प्रजनन इस प्रकार होते रहना जरूरी है कि सजीव का जन्म दर उसके मृत्यु दर से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। यानी एक सजीव में प्रजनन इस प्रकार से हो कि उसका जन्म दर उसके मृत्यु दर से अधिक हो, तब तो उसका अस्तित्व इस पृथ्वी पर बचा रहेगा। अगर प्रजनन इस प्रकार से हो रहा है कि मृत्यु दर से अधिक है, जन्म दर कम है, तो धीरे धीरे करके वो इस पृथ्वी पर से क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। क्लियर हो गया? बात समझ गए? प्रजनन क्या है, इसमें कोई दिक्कत? अब इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है दोस्तों, सभी एक तरह से प्रजनन नहीं करते। इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है सब प्रजनन करते हैं, ये बात तो क्लियर हो गया। क्यों करते हैं? अस्तित्व बचाए रखने के लिए। किस प्रकार करनी चाहिए? तो जन्म दर अधिक होनी चाहिए मृत्यु दर से। लेकिन इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं सभी एक तरह से प्रजनन नहीं करते हैं। भिन्न भिन्न सजीवों में अलग अलग तरह से प्रजनन होता है। भिन्न भिन्न सजीवों में अलग अलग तरह से प्रजनन होता है, और प्रजनन दो प्रकार से होता है। प्रजनन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन भिन्न भिन्न सजीवों में कितने प्रकार से होते हैं दोस्तों? दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार से होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है? प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इसको हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है? अलैंगिक जनन, और इसको कहते हैं लैंगिक जनन। तो प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव है या तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो निम्न वर्ग के जीव है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उच्च वर्ग के विकसित जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो प्रजनन के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसको समझने के लिए हम इन दोनों प्रजनन के बीच के अंतर को समझते हैं। ठीक है? अगर आप जानना चाहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो इन दोनों ही रिप्रोडक्शन के बीच के अंतर को हम समझते हैं। इन दोनों रिप्रोडक्शन के बीच के अंतर को अगर हम समझ लिए तो दोनों ही रिप्रोडक्शन समझ लीजिएगा। तो आइए इन दोनों रिप्रोडक्शन के बीच अंतर को समझते हैं कि ताकि पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या है एसेक्सुअल और क्या है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब अकेला जीव, ठीक है,
जब अकेला जीव ही अपने जैसे जीव उत्पन्न कर दे तो प्रजनन की यह प्रक्रिया एसेक्सुअल कहलाता है। बात को समझे कि नहीं समझे? जब एक अकेला जीव में ही यह क्षमता है कि वह अपने जैसे जीव उत्पन्न कर दे, एक अकेला जीव में ही यह क्षमता है कि वह अपने जैसे जीव उत्पन्न कर दे, तो प्रजनन की इस विधि को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। लेकिन जब बात आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कीजिएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो बॉडी की आवश्यकता होती है, जिसमें एक मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं। यानी कि जब प्रजनन हेतु दो अलग अलग जीव की आवश्यकता पड़े, जिनमें एक मेल हो एक फीमेल हो, तो प्रजनन की यह विधि क्या कहलाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक अकेला जीव अपने जैसे जीव उत्पन्न कर देते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, एक मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं। क्लियर हो गया बात? समझ गए? दूसरा अंतर पर आइए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट भाग नहीं लेते हैं। गेमीट को हिंदी में क्या कहते हैं? युग्मक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट भाग नहीं लेते हैं, गेमीट भाग नहीं लेते हैं। अब आप कहिएगा कि ये गेमीट क्या है, तो आइए सेक्सुअल पर इस रिप्रोडक्शन में गेमीट भाग लेते हैं, गेमीट भाग लेते हैं। अब गेमीट क्या है दोस्तों? तो गेमीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। या गेमीट दो प्रकार के होते हैं। या गेमीट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। गेमीट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। मेल गेमीट को स्पर्म कहा जाता है, ठीक है, और पौधे के मेल गेमीट को पोलन ग्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलन ग्रेन कहा जाता है। और फीमेल गेमीट को क्या कहा जाता है? ओवा कहा जाता है। और पौधों के भी फीमेल गेमीट को क्या कहा जाता है? ओवा कहा जाता है। यानी जंतु और पौधा दोनों के फीमेल गेमीट को ओवा कहा जाता है, लेकिन जंतु के मेल गेमीट को स्पर्म और पौधे के मेल गेमीट को पोलन ग्रेन कहा जाता है, पोलन ग्रेन कहा जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मकों की कोई आवश्यकता नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मकों की गेमीट की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना प्रजनन हो ही नहीं सकते, अर्थात नए सजीव उत्पन्न ही नहीं हो सकते हैं। और गेमीट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल। फीमेल गेमीट को क्या कहते हैं? ओवा कहते हैं, हिंदी में अंडाणु कहते हैं। और जंतु के मेल गेमीट को स्पर्म कहते हैं, पौधे के मेल गेमीट को पोलन ग्रेन कहते हैं। आप अंतर को समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? अंतर को समझते समझते ही समझ जाइएगा कि इसमें कुछ नहीं है, ये तो हम पहले से समझे हुए थे। क्लियर है? अगला अंतर आपको बता रहे हैं, अगला अंतर आपको बता रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निषेचन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन नहीं होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब आप कहिएगा कि फर्टिलाइजेशन क्या है, तो दोस्तों मेल गेमीट का फीमेल गेमीट से मिलना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। प्रजनन के दौरान मेल गेमीट का फीमेल गेमीट से मिलना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और आप जान चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट भाग ही नहीं लेते हैं, तो फर्टिलाइजेशन की कोई आवश्यकता है नहीं है, अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। और बात करिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। अगला अंतर पर ये नंबरिंग भी हम कर देते हैं। अगला अंतर पर आते हैं। अगला अंतर क्या है इन रिप्रोडक्शन में? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन, वेरिएशन यानी क्या? विभिन्नता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। अब आप कहिएगा विभिन्नताएं क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। विभिन्नता क्या है, इसको आसान भाषा में समझिए आप। कि मानो कि देख लीजिए, एक व्यक्ति के जितने भी बच्चे होते हैं सारे एक समान होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है ना? जुड़वा की भी बात करिएगा, जुड़वा अपवाद है, लेकिन जुड़वा के भी आवाज बाद में क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, साउंड उनका क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। तो आप कोई भी जीव देख लीजिए, तो कोई भी जीव के जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उनके सारे बच्चे एक समान नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। उसी अंतर को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता। एक ही माता पिता के सभी संतान एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, उस अंतर को हम क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। लेकिन जब बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का करिएगा, उसमें कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि एकदम फोटो स्टेट पैदा होता है दोस्तों, सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम, जरा सा भी विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। वही बात करिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसमें विभिन्नता उत्पन्न होना एक अनिवार्य लक्षण है दोस्तों। इसमें वेरिएशन उत्पन्न होता है, इसमें वेरिएशन उत्पन्न होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन उत्पन्न नहीं होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन उत्पन्न होते हैं, यानी कि उत्पन्न होने वाले संतान जनक पीढ़ी से, पेरेंट से कुछ ना कुछ क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। और वेरिएशन उत्पन्न होने के कारणों को अगर आप थोड़ा सा देखना चाहिएगा, तो आप अपने आप समझ जाइएगा। आप देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल दोनों भाग ले रहे हैं, तो उत्पन्न होने वाले बच्चे में हल्का गुण किसका? हल्का आधा गुण किसका? आधा गुण किसका? फीमेल का। और जब दो अलग अलग बॉडी के गुण एक बॉडी में समाहित होते हैं, तो नए प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। समझ के समझे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन उत्पन्न होने का कारण है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उत्पन्न संतानों में दो अलग अलग बॉडी के गुण समाहित होते हैं। एक संतान में माता के भी गुण होते हैं, पिता के भी गुण होते हैं, और माता पिता दोनों के गुण जब मिलते हैं ना, तो एक नए प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन उत्पन्न होता है। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हैं कि अकेले जीव किसी कोई मतलब ना अकेले पैदा कर रहा है। जब अकेले पैदा कर रहा है तो उसमें कोई भी वेरिएशन उत्पन्न होने का चांस है? कोई चांस नहीं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं उत्पन्न होती है, यानी उत्पन्न होने वाले संतान अपने पेरेंट के हूबहू होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा संभव नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा संभव नहीं है। आप अंतर को समझते समझते दोनों प्रकार की रिप्रोडक्शन को समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? अगला अंतर, अगला अंतर आपको बता रहे हैं, हालांकि नोट में अंतर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, फिर भी कोई जरूरी नहीं, पढ़ते पढ़ते सब अंतर आपको समझ आ जाएगा। अगला अंतर कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में ए माइटोसिस या माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन पाए थे ना? तो अगर बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की करिएगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस प्रकार की कोशिका विभाजन होती है? ए माइटोसिस या माइटोसिस, समसूत्री या असमसूत्री कोशिका विभाजन ही होते हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो एमाइटोसिस होता है, ना ही माइटोसिस होता है, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल मियोसिस कोशिका विभाजन होता है। किस कोशिका विभाजन होता है? मियोसिस कोशिका विभाजन होता है। मियोसिस कोशिका विभाजन होता है दोस्तों। अब कहिए, क्या आप समझ चुके हैं कि एसेक्सुअल क्या है, सेक्सुअल क्या है? समझ चुके हैं कि नहीं? तो एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या समझ गए? फिर से एक बार समझ लीजिए, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं सब एक तरह से प्रजनन नहीं करते हैं। भिन्न भिन्न सजीवों में कितने तरह से प्रजनन होता है, अर्थात प्रजनन के कितने प्रकार हैं? सेक्सुअल और अलैंगिक और लैंगिक जनन। प्रजनन की वो विधि जिसमें एक अकेला जीव ही अपने जैसे जीव उत्पन्न कर दे, उसे क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रजनन की वैसी विधि जिसमें संतान उत्पन्न करने हेतु दो अलग अलग बॉडी की आवश्यकता पड़े, जिसमें एक मेल हो एक फीमेल हो, तब प्रजनन की यह विधि क्या कहलाती है? एसेक्सुअल, सॉरी सेक्सुअल। किस प्रकार के प्रजनन में गेमिट भाग नहीं लेते हैं? हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट एक अनिवार्य आवश्यकता है। और गेमिट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। युग्मक भाग लेते हैं केवल किस प्रकार के प्रजनन में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जंतु के मेल गेमिट को स्पर्म और पौधे के मेल गेमिट को पोलन ग्रेन कहा जाता है, लेकिन जंतु पौधा दोनों के फीमेल गेमिट को ओवा ही कहा जाता है। अब जब गेमिट भाग नहीं लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन होगा तभी संतान उत्पन्न हो सकते हैं। निषेचन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतान उत्पन्न होते हैं उनमें कोई भी भिन्नता नहीं पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न संतान हूबहू अपने पेरेंट के समान होते हैं, कोई भी गुण पेरेंट से अलग नहीं होता है। पेरेंट को हिंदी में जनक कहते हैं, उससे अलग नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उत्पन्न संतान में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, यानी कि कुछ गुण पेरेंट से क्या होते हैं? अलग होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उत्पन्न संतान में विभिन्नताएं उत्पन्न होने का कारण है कि इस संतान में माता और पिता दोनों के गुण समाहित होते हैं, इसलिए क्या उत्पन्न हो जाता है? वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो एमाइटोसिस सेल डिवीजन होगा या माइटोसिस सेल डिवीजन होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो एमाइटोसिस होते हैं ना तो माइटोसिस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल और केवल क्या होते हैं? मियोसिस सेल डिवीजन होते हैं। और अंतिम अंतर हम आपको बता रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतान काफी तेजी के साथ उत्पन्न होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतान काफी तेजी के साथ उत्पन्न होते हैं, सेकंडों में हजारों पैदा करने की क्षमता होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। छोटे छोटे जो एक कोश के सूक्ष्मजीव है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं और उनमें सेकंडों में हजारों पैदा करने की क्षमता होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतान उत्पन्न करने की दर बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में। क्लियर हो गया? बात समझ गए? एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ गए? प्रजनन कितने प्रकार के? ऐसा कौन सा प्रजनन है जिसमें गेमिट भाग नहीं लेते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेरी गुड। प्रजनन की वह कौन सी विधि है जिसमें फर्टिलाइजेशन अनिवार्य रूप से होता है? वो सेक्सुअल है। यानी एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल बॉडी की आवश्यकता किस प्रजनन में है? केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं है। अकेला जीव ही अपने जैसे जीव उत्पन्न कर सकते हैं। अकेला जीव ही अपने जैसे जीव उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब आइए दोस्तों, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं, फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर चलेंगे। इसको नोट डाउन करिएगा क्या? कर लिया है? वेरी गुड। नहीं कर लिया तो घर पर कर लीजिएगा, क्या याद हो गया ना? हाँ, अरे हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। किसमें? हाँ, सीमेन जो है दोस्तों वह मेल गेमिट ही है। आगे जाकर के वो फर्टिलाइजेशन होता है तब बच्चे उत्पन्न होते हैं। नहीं नहीं देखिए, आ रहे हैं। आपका सवाल जो है ना, आपका सवाल बहुत अंदर से है। अरे हल्ला मत करिए, हल्ला क्या करे? जैसे ही एक मिनट देखिए, प्रजनन के परिभाषा पढ़िए तो आप समझे कि नहीं समझे। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट, मियोसिस क्या हुआ? मियोसिस सेल डिवीजन बताया पहला चैप्टर में। चलिए दोस्तों, आइए, कई प्रश्न है आपके ऑनलाइन वाला भी ढेर सारा प्रश्न कर रहा है। पहले समाप्त होने दीजिए, एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आप पहले समझ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रजनन क्या है, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं और प्रजनन के प्रकारों में क्या अंतर है, इसमें कोई दिक्कत है? आइए दोस्तों, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को विस्तार पूर्वक जान ले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन क्या है वो तो आप समझ ही चुके हैं। अलैंगिक जनन समझ चुके हैं ना? अकेला जीव अपने जैसे जीव पैदा करेगा, गेमिट भाग नहीं लेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वेरिएशन उत्पन्न नहीं होगा, माइटोसिस या एमाइटोसिस सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन को हम सेल में पढ़ाए हुए हैं, अगर भूल गए तो एक बार उल्टा दीजिएगा, पलटा दीजिएगा, ठीक है ना? आइए दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बहुतों का स्थिति बहुत खराब है, बता रहे। कल हम एक लड़का की बात कर रहे थे, उसको 5वां नंबर चैप्टर का 4 क्वेश्चन पूछे, कहा कि पढ़ा हो गया है। ये स्थिति है, देख रहे हैं, ये स्थिति है दोस्तों। दरोगा बनना किसी का सपना है तो बहुत बड़ा सपना आप देखे हैं, ठीक है ना? ये नहीं कि जा रहे हैं कोचिंग, जा रहे हैं पटना में घूम रहे, दरोगा बन जाएंगे। जो दरोगा बना है पूछिए, हालांकि जो बन गया वो बहुत हाँकता है, लेकिन हम सच बता रहे हैं। हाँ, तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना? हाँ, बायोलॉजी में पूरा मेहनत करें, क्योंकि साइंस से जितना भी प्रश्न रहेगा 60% इसी नोट से रहेगा, 60%, इसलिए बहुत जरूरी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न वर्ग के जीवों का लक्ष्य है। दो प्रकार के प्रजनन होते हैं ना, तो इस पृथ्वी पर जो जीव सबसे पहले आए उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता था। यानी आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले प्रारंभिक जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता था।
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न वर्ग के जीवों का लक्षण है, एक कोशिकीय जीवों का लक्षण है। हालांकि बहुकोशिकीय में भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिकीय जीवों में होता है, बहुकोशिकीय में भी होता है। अब जिन जिन जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी एक समान तरीके से नहीं होता है। जिन जिन जीवों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी एक समान तरीके से नहीं होता है, भिन्न भिन्न तरीकों से होता है। आखिर कितने तरीकों से होता है, तो आइए एक एक करके इन तरीकों को समझते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला तरीका है फीजन। पहला तरीका क्या है? फीजन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? विखंडन। विखंडन। और इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीजन यानी कि विखंडन क्या है, तो अलैंगिक जनन के एक तरीके हैं। और विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन, फीजन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल और केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है, केवल और केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इन सब जीवों में होता है। किसी भी बहुकोशिकीय जीवों में फीजन के द्वारा अलैंगिक जनन नहीं होता। किसी भी बहुकोशिकीय जीवों में फीजन के द्वारा अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन केवल और केवल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिकीय जीवों में ही होता है। अब यह प्रजनन कैसे होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रजनन के सबसे आसान तरीके क्या है, विखंडन ही है। एकदम आसान तरीके से प्रजनन हो जाता है। मान लीजिए कि यह एक अमीबा है। क्या है? अमीबा है। अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, तो सबसे पहले यह विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है। तो विखंडन के द्वारा कैसे प्रजनन होता है? सबसे पहले इस अमीबा एक कोशिका और एक कोशिका का ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। तो सबसे पहले इन जीवों में न्यूक्लियस दो भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में? दो भाग। अमीबा की आकृति बदलती रहती है, तो विखंडन में सबसे पहले कोशिका के अंदर का न्यूक्लियस क्या होता है? दो भाग में बढ़ता है। दो भाग में बढ़ गया। अब उसके बाद क्या होता है कि दोनों भाग को घेर करके, यानी कि दो न्यूक्लियस बन गया। अब दोनों न्यूक्लियस को कोशिका झिल्ली क्या कर लेती है? घेर लेती है, अलग अलग घेर लेती है, अलग अलग। और उसके बाद समय आने पर दोस्तों, उसके बाद समय आने पर ये बीच से टूट कर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। बीच से टूट कर क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। एक से कितना हो गया? दो हो गया, प्रजनन हो गया। तो अलैंगिक विधि के द्वारा प्रजनन इसी प्रकार से होते हैं। एक तो विखंडन के द्वारा प्रजनन केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। कैसे होता है? तो पहले एक कोशिकीय जीव के कोशिका के भीतर जो न्यूक्लियस है वो दो भागों में टूट जाते हैं। फिर उन दोनों न्यूक्लियस को चारों तरफ से कोशिका झिल्ली और जीव यानी कोशिका के भीतर जो प्रोटोप्लाज्म है वो घेर लेता है। और जैसे घेरता है फिर बीच से टूटकर एक कोशिका से दो कोशिका बन जाता है। और विखंडन के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है उसका सबसे प्रमुख विशेषताओं को आप समझिए, क्योंकि यह विशेषता किसी और प्रजनन में आपको नहीं मिलेगा। विखंडन के द्वारा होने वाले प्रजनन में उत्पन्न होने वाले जीव का पेरेंट का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अब देखिए ये दो अमीबा पैदा हुआ, ये दोनों अमीबा खोजेगा पापा किधर है, वो आइए है जी। तो विखंडन एक ऐसा अलैंगिक जनन है, विखंडन एक ऐसा अलैंगिक जनन है जिसमें पेरेंट का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अभी कहिएगा ये तो पुराने के पहले दो भाग में बढ़ नहीं, ये पूरी की पूरी न्यू है, नया संतान है, नया संतान, उसका अस्तित्व क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। इस तरह का प्रजनन और कोई नहीं है कि जिसमें प्रजनन करने वाले पेरेंट का अस्तित्व समाप्त हो जाए। एकमात्र प्रजनन की विधि विखंडन है जिसमें उत्पन्न होने वाले जीव के जनक पीढ़ी या पेरेंट का अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और ध्यान दीजिए कि विखंडन जो होता है वो भी दो तरह से होता है। विखंडन यानी कि फीजन भी कितने तरह से होता है? भिन्न भिन्न एक कोशिकीय जीवों में दो तरह से होता है, एक बाइनरी और दूसरा मल्टीपल। एक बाइनरी फीजन और दूसरा मल्टीपल फीजन। अभी जो आप अमीबा का एग्जांपल देखे हैं ये बाइनरी फीजन है, इसको कहते हैं हिंदी में समद्विविखंडन। समद्विविखंडन, और इसको कहते हैं दोस्तों बहुविखंडन। जब एक कोशिका से दो कोशिका उत्पन्न हो, यानी कि एक जीव से जब दो जीव उत्पन्न हो, तो तब यह विखंडन क्या कहलाता है? समद्विविखंडन कहलाता है, बाइनरी फीजन कहलाता है। अमीबा में बाइनरी फीजन हो रहा है। लेकिन कभी कभी एक कोशिकीय जीवों का वातावरण उसके प्रतिकूल हो जाता है। ध्यान दीजिए बात को कि जब एक कोशिकीय जीवों का वातावरण उसके अनुकूल रहता है तब वो बाइनरी फीजन ही करते हैं, समद्विविखंडन ही करते हैं। लेकिन जब एक कोशिकीय जीवों का वातावरण उसके अनुकूल नहीं रहता है, अर्थात एक कोशिकीय जीवों का वातावरण उसके प्रतिकूल हो जाता है, तब वो क्या करने लगते हैं? बहुविखंडन करने लगते हैं। बहुविखंडन करने लगते हैं, अर्थात एक कोशिकीय जीव अनुकूल परिस्थितियों में बाइनरी फीजन का सहारा लेते हैं, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियों में मल्टीपल फीजन का सहारा लेते हैं। एक कोशिकीय जीव अनुकूल परिस्थितियों में बाइनरी फीजन का सहारा लेते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में मल्टीपल फीजन का सहारा लेते हैं। और मल्टीपल फीजन में क्या होता है? तो बाइनरी फीजन में क्या होगा देख लेना। मल्टीपल में क्या होगा? एक ही कोशिका से हजार कोशिका उत्पन्न होगा। तो मल्टीपल फीजन में क्या होता है? तो पहले कोशिका को घेरकर चारों ओर एक मजबूत आवरण बनते हैं। मल्टीपल फीजन में एक कोशिकीय जीव को चारों ओर घेरकर एक मजबूत आवरण बनता है जिसे क्या कहते हैं? सिस्ट। और उस मजबूत आवरण के भीतर होता है क्या? कोशिका। अब फिर उसमें एक कोशिका है और उसके अंदर केंद्रक है। धीरे धीरे ये जो एक केंद्रक है यह कई केंद्रकों में बढ़ जाता है। धीरे धीरे यह एक केंद्रक कई केंद्रकों में बढ़ जाते हैं और फिर एक केंद्रक कई केंद्रक में बढ़ गया और सिस्ट के अंतर्गत जितना केंद्रक बना, सिस्ट के अंतर्गत जितना केंद्रक बना उतना कोशिका निर्मित हो गया, उतना कोशिका निर्मित हो गया। और जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती है, क्योंकि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में हो गया, अब प्रतिकूल परिस्थितियों में इसको घेरे हुए एक मजबूत आवरण जिसको कहते हैं क्या? सिस्ट। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती है, सिस्ट जो है दोस्तों वो क्या होते हैं? फट जाते हैं और सारे कोशिका क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं और एक ही कोशिका से हजारों कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वो मानव के शरीर में केवल मल्टीपल फीजन ही करता है, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, केवल मल्टीपल फीजन करता है और प्लाज्मोडियम सेकंडों में हजारों पैदा करने की क्षमता रखता है। तो विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है। दो तरह से होता है, समद्विविखंडन और बहुविखंडन। अनुकूल परिस्थितियों में समद्विविखंडन होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुविखंडन होता है। समद्विविखंडन में एक कोशिका टूटकर दो बनते हैं, बहुविखंडन में एक कोशिका से हजारों कोशिका उत्पन्न होते हैं। और बहुविखंडन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए मल्टीपल फीजन के दौरान कोशिका को घेरकर चारों ओर घेरकर एक बहुत ही मजबूत आवरण तैयार होते हैं जिसका नाम क्या है? सिस्ट। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं अलैंगिक जनन की दूसरी विधि पर। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि पर, और दूसरा विधि है
बॉडी। दूसरा विधि क्या है? बॉडिंग यानी कि मुकुलन। अब मुकुलन के द्वारा आलिंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में भी होता है और बहुकोशिकीय जीवों में भी होता है। फिजन के द्वारा तो केवल किसमें हो रहा था? एक कोशिकीय में ही हो रहा था। लेकिन जब हम बडिंग को पढ़ेंगे तो बडिंग के माध्यम से आलिंगिक जनन, मुकुलन विधि द्वारा आलिंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में भी होता है और बहुकोशिकीय जीवों में भी होता है। कैसे होता है? तो मुकुलन के द्वारा एक कोशिकीय जीवों में जो प्रजनन होता है उसका सबसे बेहतर एग्जांपल कौन है? ईस्ट। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, इसको आप पहचानते होंगे। एक कोशिकीय कवक है। ईस्ट क्या है दोस्तों? एक कोशिकीय कवक है और इसमें प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? और एक सिलिंड्रेटा फाइलम के जीव हाइड्रा को तो आप पहचानते होंगे। हाइड्रा आप जानते हैं जंतु है, जो भी जंतु होते हैं वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। और भी कई जीव है जिनमें मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। हम जो प्रमुख चर्चित उदाहरण है उसको ले रहे हैं। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, इनमें आलिंगिक जनन होता है और मुकुलन विधि के द्वारा होता है। हालांकि सारे कवकों में इसी विधि द्वारा नहीं होता है, लेकिन ईस्ट में होता है। हाइड्रा एक सिलिंड्रेट जीव है, इसमें भी प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। हालांकि हाइड्रा में और भी कई विधियों के द्वारा प्रजनन होता है, लेकिन हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन विधि के द्वारा भी होता है। मुकुलन विधि में प्रजनन क्या कैसे होता है? तो आप समझिए इसको इस तरह से कि मान लीजिए ये हाइड्रा है दोस्तों, ये हाइड्रा है, हाइड्रा ऐसे होता है, ये हाइड्रा है। तो सबसे पहले इस हाइड्रा के शरीर में एक छोटा सा उभार जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा, छोटा सा उभार जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बड। क्या कहते हैं? बड। हिंदी में कहते हैं इसको क्या? मुकुलन। मुकुलन के द्वारा प्रजनन में पहले जीवों के शरीर से एक उभार के समान संरचना निकलती है जिसको हम मुकुल कहते हैं, बड कहते हैं। धीरे धीरे यह संरचना ग्रोथ करते जाता है, वृद्धि करते जाता है, वृद्धि करते जाता है और वृद्धि करके या पहले की अपेक्षा से क्या होते जाएगा? बड़ा होते जाएगा। क्या होते जाएगा? बड़ा होते जाएगा। फिर इसमें पूरी तरह से सारे भाग क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे और समय आने पर ये टूट कर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। समय आने पर ये टूट कर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। समय आने पर ये टूट कर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे और एक नया हाइड्रा बन जाएंगे। तो यहां पर भी देख रहे हैं जनक पीढ़ी मौजूद है कि नहीं है? लेकिन विखंडन में ऐसा था ही नहीं। तो मुकुलन के द्वारा आलिंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में भी होते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में भी होते हैं। कैसे होते हैं? तो इस प्रजनन में मुकुलन के द्वारा आलिंगिक जनन में पहले जीवों के शरीर से एक उभार के समान संरचनाएं निकलती है जिनको हम मुकुल या बड कहते हैं। ये मुकुल और या बड धीरे धीरे बढ़ते जाता है और धीरे धीरे उनमें सभी अंग विकसित हो जाते हैं या सभी संरचनाएं विकसित हो जाते हैं और उसके बाद वे मुख्य शरीर से टूटकर अलग होकर नए सिरे से जीवन यापन शुरू कर देते हैं, अर्थात एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इष्ट एक कोशिकीय जीव है, उसमें भी इसी तरह से होता है। शरीर का हल्का भाग निकला, वृद्धि करते करते वो मुख्य शरीर से टूटकर अलग होकर एक जीव के रूप में अपना जीवन यापन शुरू कर देता। तो विखंडन समझ गए, मुकुलन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। एक कोशिकीय कवक इष्ट में किस विधि के द्वारा प्रजनन होता है? अब मुकुलन के द्वारा प्रजनन बहुकोशिकीय जीव का जो उदाहरण है वो है हाइड्रा। बहुकोशिकीय जीवों का जो उदाहरण है वो क्या है? हाइड्रा है। क्लियर? तीसरी विधि पर आए। आलिंगिक जनन का तीसरी विधि कौन है? आलिंगिक जनन की तीसरी विधि है एस्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। एस्पोरुलेशन, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन या एस्पोरुलेशन के माध्यम से मुख्य रूप से जो प्रजनन होते हैं वो होते हैं किसमें? शैवाल में होते हैं। और किसमें होते हैं? कवक में होते हैं। आप प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे तो उसमें थैलोफाइटा पढ़ाए थे ना? शैवाल थैलोफाइटा प्लांट है। कवक, अब कवक एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो बीजाणु जनन भी एक कोशिकीय में भी होता है, बहुकोशिकीय में भी होता है, लेकिन बीजाणु जनन मुख्य रूप से बहुकोशिकीय जीवों में होता है और बहुकोशिकीय जीवों में जिसमें मुख्य रूप से होता है वो है शैवाल, वो है कवक। यानी एक कोशिकीय जीवों में भी बीजाणु जनन होता है, लेकिन अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों में भी ये आलिंगिक जनन होता है। और बीजाणु जनन के माध्यम से जिन जीवों में आलिंगिक जनन होता है उसमें मुख्य है शैवाल और कवक, मुख्य है शैवाल और कवक। उसके बाद आप ब्रायोफाइटा प्लांट के बारे में पढ़े थे, टेरिडोफाइटा प्लांट के बारे में पढ़े थे। उसमें जनन अंग मौजूद थे, लेकिन थैलोफाइटा में कोई जनन अंग मौजूद नहीं थे। और थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन थे? शैवाल आते थे मुख्य रूप से। उन शैवालों में मुख्य रूप से जनन जिस विधि से होता है वो क्या है? बीजाणु। अब बीजाणु जनन के माध्यम से कैसे आलिंगिक जनन होता है दोस्तों? तो सबसे पहले बीजाणु जनन के दौरान सबसे पहले जीवों के शरीर में एक थैली के समान संरचनाएं बनती है। क्या बनती है? एक थैली के समान संरचनाएं बनती है। बीजाणु जनन के अंतर्गत सबसे पहले शैवाल या कवक में एक थैली का समान संरचना विकसित होगा। इस थैली के समान जो संरचनाएं विकसित होती है इसको कहते हैं एस्पोरेंजिया। इसको क्या कहते हैं? एस्पोरेंजिया कहते हैं, यानी बीजाणुधानी कहते हैं। एस्पोरेंजिया कहते हैं यानी बीजाणुधानी कहते हैं। अब इस बीजाणुधानी के अंतर्गत, इस बीजाणुधानी के भीतर ढेर सारे गोलाकार गोलाकार संरचनाएं विकसित हो जाती है। ढेर सारे बीजाणुधानी के अंतर्गत धीरे धीरे करके ढेर सारे गोलाकार गोलाकार छोटे छोटे गोलाकार रचनाएं विकसित हो जाती है। और बीजाणुधानी के अंतर्गत जब छोटे छोटे गोलाकार ढेर सारे संरचनाएं विकसित हो जाती है तो इन संरचनाओं को कहा जाता है स्पोर। क्या कहा जाता है? स्पोर कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? बीजाणु कहा जाता है। यानी बीजाणुधानी के भीतर विकसित होते हैं क्या? स्पोर यानी बीजाणु। तो ढेर सारे बीजाणु विकसित होते हैं बीजाणुधानी के भीतर में। धीरे धीरे बीजाणु जो है ये परिपक्व हो जाते हैं और इस तरह परिपक्व हो जाते हैं कि इसमें नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता पैदा हो जाती है। जब तक विकसित नहीं होते हैं बीजाणुधानी का ऊपरी परत फट नहीं सकता है। अब कोई फाड़ देगा क्या होगा? जल्दी ये फटता नहीं है, पर्यावरण प्रभाव से यह काफी ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। बारिश हो जाए, पत्थर गिर जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, फटेगा। यानी बीजाणुधानी के ऊपर का आवरण बड़ी ही मजबूत होते हैं, मजबूत। हल्का फल्का बारिश से, पत्थर गिरने से, आंधी उठने से दोस्तों ये नहीं फट सकते। तो ढेर सारे बन गए बीजाणु, होने लगे विकसित। विकसित होते 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 जब इनमें इतनी क्षमताएं विकसित हो जाती है कि यह नए जीव उत्पन्न कर दे तो उसके बाद दोस्तों ये बीजाणुधानी का ऊपरी परत फट जाता है।
बीजाणु ध्वनि का ऊपरी परत क्या हो जाता है, फट जाता है, और फट करके सारे बीजाणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। सब बीजाणु में धीरे धीरे केंद्रक भी विकसित हो जाता है, और जितने बीजाणु उतने शैवाल या कवक उत्पन्न हो जाते हैं, जितने बीजाणु उतने ही शैवाल या कवक उत्पन्न हो जाते हैं। तो समझे बात को। बीजाणु जनन, अलैंगिक जनन की वो विधि है जो एक कोशिका में भी होता है और बहुकोशिकीय में होता है, लेकिन मुख्य रूप से यह बहुकोशिकीय जीवों में ही होता है, और जिन जीवों में यह मुख्य रूप से होता है वो शैवाल है और कवक है। यानी शैवाल और कवक में मुख्यतः अलैंगिक जनन की जो विधि संपन्न होती है वो क्या है, बीजाणु जनन के अंतर्गत सबसे पहले एक थैली के समान संरचनाएं विकसित होती है जीवों के शरीर में। उन संरचना को क्या कहते हैं, बीजाणु ध्वनि कहते हैं। फिर उस बीजाणु ध्वनि के भीतर ढेर सारे छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं विकसित होती है, और उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। बीजाणु धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, परिपक्व होते हैं, और उनमें जब इतनी क्षमता हो जाती है कि वो नए जीव उत्पन्न कर सके, उनमें इतनी क्षमताएं हो जाती है कि वो नए जीव उत्पन्न कर सके, तो बीजाणु ध्वनि की ऊपरी परत फट जाती है, बीजाणु बाहर आ जाते हैं, और प्रत्येक बीजाणु में ये क्षमता है कि वे नए जीव को उत्पन्न करते हैं। क्लियर। और बीजाणु ध्वनि जब फटता है और बीजाणु जब बाहर निकलते हैं, बीजाणु ध्वनि जब फटते हैं और बीजाणु बाहर निकलते हैं, तो ये बीजाणु बहुत हल्के होते हैं, बहुत हल्के। बीजाणु ध्वनि के फटते हैं, ये बीजाणु हवा में आ जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं, और हवा के साथ बहुत दूर दूर जाकर गिरते हैं, और वहां पर जाकर नए जीव उत्पन्न होते हैं। यानी कि इस तरह का प्रजनन जगह पर नहीं होता। यानी आप मान लीजिए कि शैवाल और कवक पटना में है, तो प्रजनन डायरेक्ट मकमा में जाकर होगा, बीजाणु डायरेक्ट मकमा में जाकर गिरेगा, वहां पर नया मकमा समझ रहे हैं ना। या आप हाजीपुर ले सकते हैं, हाजीपुर तो बहुत नजदीक हो गया पटना का, सीधा कहिए ना पटना में होगा शैवाल कवक, तो बीजाणु अपने अपने जिला भी पहुंच सकता है, हमारे आपकी जिला, वहां जाकर प्रजनन होगा। कहने का मतलब यह है कि बीजाणु बड़ी हल्के होते हैं, जैसे ही फटते हैं बीजाणु हवा में आ जाते हैं और बहुत दूर दूर तक गमन करते हैं, दूर दूर तक गमन करते हैं, जहां गिरेंगे जमीन पर वहां पर नए जीव उत्पन्न हो जाएंगे। अब बहुत तो हवा में बर्बाद हो जाता है। क्लियर। बीजाणु ध्वनि समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रजनन की अगली विधि कौन है, अलैंगिक जनन की अगली विधि जो है वह रीजनरेशन है। इसे पुनरुत्थ भवन कहते हैं। है क्या करें, है अभी क्लास में सिर्फ कमेंट देखिए, फालतू कम नहीं करिए। क्या, हाँ तो उसको बाद में अलग समय में करिएगा, यहाँ पर क्लास देखिए, ठीक है। क्लास के बारे में सिर्फ क्लास देखना है, कोई काम नहीं करना है। बोलो सर बोलेंगे तो बोलिएगा, बोले सर क्या आप बैठे विद्यार्थी क्या प्रॉब्लम बोल देखिएगा, तो आप कौन कर रहे हैं, नहीं डबल कौन नहीं करिए, कौन करिए सिर्फ, ठीक है। अभी जो बाद में कौन जुड़ेगा, अभी जो जुड़ा हुआ उसका प्रॉब्लम आप सोल्व करिएगा ना। आइए दोस्तों, पुनरुत्थ भवन, रीजनरेशन। पुनरुत्थ भवन क्या है, पुनरुत्थ भवन क्या है, तो अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। अभी हम अलैंगिक जनन की भिन्न भिन्न विधियों को पढ़ रहे हैं, तो अलैंगिक जनन की ही एक विधि है। और अब तक आप अलैंगिक जनन की 3 विधि जो पढ़े हैं, तो विखंडन केवल एक कोशिका में हो रहा था, मुकुलन और बीजाणु जनन एक कोशिका बहुकोशिकीय दोनों में हो रहा था, और यह अलैंगिक जनन जो है पुनरुत्थ भवन, यह केवल बहुकोशिकीय जीवों में होता है, केवल बहुकोशिकीय जीवों में होता है। अब पुनरुत्थ भवन क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। जब जीवों के शरीर से कोई अंग टूटकर अलग हो जाए, जब जीवों के शरीर से कोई अंग टूटकर अलग हो जाए, तो उसके जगह पर नए अंग का विकास होना ही क्या कहलाता है, पुनरुत्थ भवन कहलाता है। छिपकली के बारे में आप आमतौर पर जानते होंगे, उनके पूंछ जब कट जाते हैं उसके जगह पर नए पूंछ आ जाते हैं। छिपकली का पूंछ कट गया, उसके जगह पर नया पूंछ आ गया, यह एक प्रकार का क्या है, रीजनरेशन है, पुनरुत्थ भवन है। लेकिन कुछ जीवों में जब शरीर के कोई अंग टूटकर अलग होते हैं, तो शरीर के टूटे हुए भाग विकास करने लगते हैं और नए जीवों में परिवर्तित होने लगते हैं। और इस तरह से जब नए जीव बनते हैं दोस्तों, तो यह प्रजनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनरुत्थ भवन कहलाती है। कुछ जीवों में जब शरीर का कोई अंग टूटकर अलग होता है, तो शरीर के टूटे हुए भाग ग्रोथ करने लगते हैं, वृद्धि करने लगते हैं, और धीरे धीरे संपूर्ण जीव के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। जीव के शरीर के टूटे हुए भाग का संपूर्ण जीव के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। हाइड्रा में तो रीजनरेशन बहुत सामान्य तरीके से होता है। अभी आप हाइड्रा में देखिए दोस्तों कि मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है, लेकिन हाइड्रा में रीजनरेशन के द्वारा भी प्रजनन होता है। मान लीजिए हाइड्रा बीच कट गया, किसी कारणवश कट गया, तो ये आधा भाग है। अब ये धीरे धीरे क्या करने लगेंगे, ग्रोथ करने लगेंगे, धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेंगे, और ग्रोथ करके एक नया हाइड्रा के रूप में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, और ये भी नया हाइड्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। प्रजनन की यह विधि क्या कहलाती है, रीजनरेशन कहलाती है। हालांकि अंगों का टूट जाना, उसके जगह नया अंग का विकसित होना भी क्या कहलाता है, रीजनरेशन। लेकिन कुछ जीवों में शरीर के टूटे हुए भाग में इतनी क्षमता होती है कि वो विकास करके नया जीव ही बन जाए, तो प्रजनन की यह विधि रीजनरेशन कहलाता है। त्वचा कट गया, उसके जगह नया त्वचा जो हमारे शरीर में विकसित होते हैं, उसको भी हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन ही कहेंगे। तो रीजनरेशन एक समान सी प्रक्रिया है। और चूंकि कुछ जीवों में रीजनरेशन के माध्यम से नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो तो प्रजनन भी हो जाएगा ना, तो इसीलिए रीजनरेशन भी प्रजनन के एक तरीके हैं। और यह चूंकि इसमें कोई मेल फीमेल भाग नहीं ले रहा, तो ये अलैंगिक जनन की विधि है। रीजनरेशन अलैंगिक जनन की विधि है। रीजनरेशन और किन किन जीवों में होता है रीजनरेशन, देखिए किसी के नोट में चैप्टर नंबर 12 है, 12 नंबर है किसी नोट में, टेलीग्राम पर डाला हुआ निकाल लीजिएगा। अभी अब नोट ने 12 नंबर है तो व्यवस्था करिएगा, बच्चे ने है, ठीक है। अब जान रहे हैं सब किसी को नोट मिलेगा, नहीं नोट तो नोट बहुत आदमी आता, पीडीएफ को मिलेगा, जो भी मिलेगा वही मिलेगा है। विद्यार्थी एकदम रिसर्च करके कौन कौन वेबसाइट पर पहुंच जाता है हमको पता भी नहीं, और उस वेबसाइट ऐप पर पीडीएफ है वो तो नहीं, अरे किसी ना किसी तरह होता है। 22 ने 22 दबाने से होगा क्या। एक लड़का को पीडीएफ लेने आया था, वो कर रहा था कुछ और हो रहा था, उसमें 2 फंक्शन थे,
कहा कि इसको हम बार बार कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है डाउनलोड। करिए वो नहीं हो रहा तो दूसरी तरफ जो बटन है उसको क्लिक करिए, उसमें हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। तो वो दूसरा बटन क्लिक नहीं किया था, उसके बाद वो चल के आया ऑफिस, कहा कि नहीं निकल रहा है, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करने से डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तब उसको बताया कि कितना बटन है, डाउनलोड का दो ऑप्शन है, वो ऑप्शन ट्राई किया, दूसरा नहीं उठाया क्योंकि डाउनलोड बटन नहीं लिखा है वहां पर, कल ट्राई करिए, हम खुद बोले ट्राई करिए तो आराम से हो जाएगा। अभी तक ये सब कुछ भी एक तो छोटा मोटा ऐप का इंटरफेस है, ठीक है, जो इधर नहीं उधर होगा, कहीं तो कहीं वो भी करेगा। हाँ, थोड़े यूट्यूब के ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। 4 नंबर समझ गए, पुनरुत भवन समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, पुनरुत भवन समझ गए। प्लेनेरिया में भी पुनरुत भवन होता है। अलैंगिक जनन की जो 5वीं विधि है वो है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन और पुनरुत भवन के तरह कायिक जनन भी अलैंगिक जनन की विधि है। लेकिन कायिक जनन के द्वारा अलैंगिक जनन केवल और केवल पौधे में होता है, केवल और केवल पौधे में होता है। कायिक जनन अलैंगिक जनन की विधि है, लेकिन यह केवल प्लांट में होता है, प्लांट के अतिरिक्त कायिक जनन कहीं और नहीं होता है। अब कायिक जनन क्या है, तो आप देखे होंगे कि पौधों को हमने जो प्लांट किंगडम पढ़े थे, पौधे को 2 भाग में बांटे थे ना, क्रिप्टोगेम और एंड्रोगेम। तो जो पौधे होते हैं ना, उनका जनन अंग फूल होता है, लेकिन सभी पौधे में फूल होते नहीं है। तो जिनमें फूल होते हैं और जिनमें नहीं भी होते हैं, उन दोनों में ही होता है क्या, कायिक जनन। लेकिन कायिक जनन है क्या, पहले समझ लीजिए। तो पौधों के किसी भी भाग, चाहे जड़, चाहे तनों, चाहे पत्ती, चाहे शाखा, पौधों के किसी भी भाग से नया पौधा का विकसित होना, पौधों के किसी भी भाग से नया पौधा का विकसित होना क्या कहलाता है, कायिक जनन। तो बीज के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, बीजों के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से, चाहे जड़ से, तनों से, पत्ती से, शाखाएं से, सिर्फ बीज को हटा दीजिए, बीजों के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे का विकास होना ही क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। तो कायिक जनन अलैंगिक जनन की विधि है जो केवल पौधों में होता है। आप देखते होंगे कि केला के जड़ से नया केला का पौधा विकसित होता है, गुलाब के तने से नए गुलाब के तने पौधे विकसित हो जाते हैं, पत्थर चट्टा के पत्ती से नए पत्थर चट्टा के पौधे, पत्थर चट्टा का वैज्ञानिक नाम ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम के पत्ती से नए पौधे विकसित हो जाते हैं। नींबू के शाखाएं तोड़कर दोस्तों से नए पौधे के रूप में विकसित कर सकते हैं। तो पौधे में इस तरह से जो नया पौधा उत्पन्न हो रहा है वही क्या है, कायिक जनन है। पौधे के जड़ से नया पौधा विकसित हो रहा है वो कायिक जनन है, पौधे के तने से नया विकसित पौधा हो रहा है वो कायिक जनन है, पत्ती और शाखाएं से नए पौधे विकसित हो रहा है वो कायिक जनन है। क्लियर, समझ गए कायिक जनन, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कि कायिक जनन तो प्राकृतिक रूप से पौधे में होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का एक सेक्शन है हॉर्टिकल्चर, जिसको हिंदी में बागवानी कहते हैं। एग्रीकल्चर का ही एक डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का आज बहुत ही महत्व बढ़ गया है। किसान के जो नए जनरेशन प्रवेश कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, किसान के जो नए जनरेशन प्रवेश कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उसके जो सबसे पॉपुलर थीम है वो हॉर्टिकल्चर ही है। आज बागवानी का क्षेत्र आप देखेंगे काफी डेवलप कर चुका है। पहले किसान है, अब किसान के जो नए जनरेशन वाले हैं या तो वो नौकरी करते हैं, सरकारी कमाने जाते हैं। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रवेश करते हैं तो 99% वो कौन सेक्टर में जाते हैं, हॉर्टिकल्चर में। सब्जी की खेती, फलों की खेती, सब्जी की खेती, फलों की खेती, इन सब की खेती किसके अंतर्गत आते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो कायिक जनन पौधे में होने वाला एक प्राकृतिक जनन की विधि है, प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन जब मानव अपने इच्छा के अनुसार पौधे में क्या करवाने लगे, कायिक जनन, और ऐसा हॉर्टिकल्चर सेक्टर को विकसित करने के लिए क्या जाता है, जब मानव अपने इच्छा के अनुसार पौधे में कायिक जनन करवाने लगे तो उसे आर्टिफिशियल, उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहते हैं, कृत्रिम संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम संवर्धन, यानी कि कायिक जनन कृत्रिम रूप से कराया जाए तो उसे कायिक जनन ना कहकर आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन कहेंगे। हालांकि आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है, कायिक जनन ही है। और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन भिन्न पौधों में 3 तरह से होता है, मुख्य रूप से और भी कई तरीके हैं, लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन यानी कि कृत्रिम तरीके से कायिक जनन कितने तरह से होता है, 3 तरह से। पहला है आपका कटिंग्स, पहला आपका कटिंग्स। गुलाब के पौधे के तने को काट कर नया गुलाब का पौधा लगाए हैं, लगाए कि नहीं, बिल्कुल लगाए होंगे, लगाए कि नहीं। हाँ, गुलाब का पौधा लगाना तो बहुत का जन्मसिद्ध अधिकार था ना। हमारे गांव में क्या होता था, जिसके दरवाजे पर गुलाब रहता था ना तो थोड़ा ठसक में रहता था कि हाँ है कोई प्लांट है, और दूसरा में जिसका नहीं है उसका ठसक इसी में कि कब उसका गुलाब का तना काट के अपने दरवाजे पर लगा ले। ठीक है, ऐसा होता था कि नहीं। बड़ी अब तो बचपन मोबाइल के पीछे बर्बाद हो गया है, लेकिन तब का बचपन पपीता तोड़ने, गुलाब का डंठल उखाड़ने में बीता था। हम लोग हम बचपन की बात करें, ठीक है, वो बचपन ही क्या किसी का पपीता ना तोड़े, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो अब थोड़ा डेवलप भी हो गया, अब थोड़ा पपीता तोड़ना भी कठिन हो गया है। आर्थिक तरक्की इतनी हुई है कि हर आदमी का दरवाजा बाउंड्री से घिर चुका है। पहले के दशक में हमारे समय ऐसा था नहीं, कोई बाउंड्री नहीं था, बांस के लोग जो कहते हैं ना टट्टी लगाते थे तो उसको कूदना बड़ा आसान होता था। ठीक है, आजकल बहुत जगह फिर भी अभी गांव में 80% दरवाजे खुले ही है। ठीक है, अब 20% जो बना लिया उसका गांव वाला नाम ही रख दिया डॉलर हाउस। ठीक है, हाँ, नहीं इस बार हम गांव के तुम देखे कि ये क्या डॉलर हाउस, डॉलर हाउस का है। ठीक है, चारों तरफ बाउंड्री घेर देता है लोग, तो गांव लोग उसे डॉलर हाउस कहने लगते हैं। कल ये अच्छी बात है। तो कटिंग सब समझ रहे, समझाने की जरूरत है नहीं। कटिंग्स में बस ये कि तेज धार वाले से काट देना है। ठीक है, तेज धार वाले से एक ही बार में काट देना, यानी कचिया लेके काट रहे हैं तब वो गड़बड़ा जाता है, उसका फ्लोएम जाइलम बिगड़ जाता है। कचिया समझ रहे हैं ना आप, नहीं समझ रहे हैं, हंसिया हंसिया समझ रहे हैं ना। अच्छा, एक राष्ट्रीय पार्टी है भक्ता माले, उनका चुनाव चिन्ह है हंसिया वाली, वही हंसिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे नहीं काटना है। कटिंग्स में यही है कि तेज धार वाले से काट देना है। दूसरा लेयरिंग, लेयरिंग, लेयरिंग मतलब दाब लगाना। लेयरिंग मतलब दाब लगाना। दाब लगाने में क्या होता है कि किसी एक तने के चारों तरफ मिट्टी
लगाकर और उसको बहुत कस कर क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। तने के चारों तरफ मिट्टी और उसके चारों उसको किसी पॉलिथीन या किसी प्लास्टिक से काफी कस कर क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। धीरे धीरे करके मिट्टी वाले भाग में क्या उत्पन्न हो जाते हैं, जड़ उत्पन्न हो जाते हैं। तब उस तना को मुख्य पेड़ से काटकर अलग कर एक नए पौधे के रूप में विकसित कर देते हैं। बहुत आदमी लेयरिंग से भी परिचित होंगे क्या? तो लेयरिंग मतलब दाब लगाना, समझ लेना। हाँ, नींबू के पौधे में, ठीक है, इसका एग्जांपल नींबू के पौधे में लेयरिंग काफी सफल होता है। नींबू के पौधे में लेयरिंग काफी सफल होता है, ठीक है। बहुत आदमी इससे गुजरे भी होंगे, किए भी होंगे। नींबू के प्लांट में चारों तरफ मिट्टी को प्लास्टिक से कसकर बांध दीजिए, मिट्टी वाले भाग से जड़ निकल जाएंगे। उसके बाद तने को मुख्य पौधा से काटकर अलग कर स्वतंत्र पौधा के रूप में उसे विकसित कर लीजिए। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन काई का जनन भी है, लेकिन ये कृत्रिम तरीके से करवाया जा रहा है, ये बात समझ लेना। अब तीसरा तरीका है ग्राफ्टिंग। तीसरा तरीका है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग और ग्राफ्टिंग मतलब कलम बांधना। और आम के पौधे में आप जानते ही हैं, आज भारत में आम की 1000 से भी अधिक प्रजातियां हैं, ये कलम बांध कर ही विकसित किए गए हैं। तो ग्राफ्टिंग यानी कि कलम बांधना, ये भी एक आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है। और जब भी कलम बांधने की बात आती है तो भारत में सबसे ज्यादा जिस पेड़ पर कलम बांधने की परंपरा चली है वो आम के पौधे में। क्लियर? तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन भी एक कायिक जनन ही है। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन भी एक कायिक जनन ही है, ठीक है। और यह कितने तरीके से संपन्न होते हैं? 3 तरीके से, कटिंग्स, लेयरिंग्स और ग्राफ्टिंग। कटिंग्स, लेयरिंग्स और ग्राफ्टिंग। क्लियर हो गया? कायिक जनन समझ के, कायिक जनन केवल और केवल पौधे में होता है, ध्यान दीजिए। अलैंगिक जनन की कौन सी विधि केवल एक कोश के जीवों में होता है? विखंडन। विखंडन। अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है जो केवल एक कोश के में होता है? विखंडन। अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है जो केवल पौधों में होता है? कायिक जनन। इतना जल्दी दिमाग छोड़ देता है बातों को, ठीक है। छठी विधि होगी, 7वीं। छठी विधि क्या है? टिश्यू कल्चर। अलैंगिक जनन की अंतिम विधि टिश्यू कल्चर। यानी अलैंगिक जनन कितने तरह से होता है? 6 तरह से। क्या हो रहा है आज? जब वो लोग लाइट आ जा रहा है तो लाइट को बंद करके जनरेटर कंटिन्यू चलने दो, ठीक है। इतना समझ लाइट जब आ जा रहा है तो बार बार कर रहा है। टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, आइए दोस्तों ध्यान दीजिए। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर एक अति आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है, बात समझ लेना। इसको हिंदी में उत्तक संवर्धन कहते हैं। तो टिश्यू कल्चर जो है एक अति आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है जिसके जरिए नए जीवों को उत्पन्न किया जाता है। और जब नए जीव उत्पन्न होंगे तो प्रजनन कहलाएगा ही कहलाएगा। चूंकि इसमें कोई मेल फीमेल की जरूरत नहीं है तो ये कौन प्रजनन कहलाएगा? टिश्यू कल्चर कहलाएगा। यानी कि टिश्यू कल्चर वैज्ञानिकों के द्वारा इजाद किया गया एक उच्च स्तरीय तकनीक है, जिन तकनीकों के माध्यम से नए जीव उत्पन्न किए जाते हैं, पौधे को भी और जंतु को भी। तो अगर यह वैज्ञानिक तकनीक नए जीवों को उत्पन्न करने में सक्षम है तो निश्चित तौर पर यह प्रजनन कहलाएगा कि नहीं? और इसमें कोई गेमिटोमिक की जरूरत नहीं है, तो इसलिए कौन प्रजनन कहलाएगा? अलैंगिक प्रजनन कहलाएगा। तो इसलिए टिश्यू कल्चर एक अलैंगिक जनन है। इससे पहले जो आप अलैंगिक जनन के 5 विधियों को पढ़े हैं वो प्राकृतिक रूप से होने वाला अलैंगिक जनन है, बात समझ लेना आपको। अभी तक ने जो आपने 5 प्रकार के अलैंगिक जनन को पढ़े हैं वो प्राकृतिक रूप से होने वाला अलैंगिक जनन है। लेकिन यह टिश्यू कल्चर वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया या विकसित किया गया एक उच्च स्तरीय तकनीक है जिनके द्वारा नए जीव पैदा किए जाते हैं, पौधे भी और जंतु भी। इसलिए टिश्यू कल्चर को भी प्रजनन के दायरे में रखा गया है और अलैंगिक प्रजनन के दायरे में रखा गया है। और इसके जरिए, टिश्यू कल्चर के जरिए नए जीव कैसे पैदा किए जाते हैं? तो सबसे पहले जीवों के शरीर से कुछ उत्तक, कुछ विशेष कोशिका वाले उत्तक काटकर क्या कर लिए जाते हैं? अलग कर लिए जाते हैं। उत्तक काटकर अलग कर लिए जाते हैं। टिश्यू कल्चर के अंतर्गत सबसे पहले जीवों के शरीर से विशेष कोशिकाओं से युक्त कोई उत्तक काटकर अलग कर लिया जाता है। अब विशेष कोशिकाओं से युक्त उत्तकों को काटकर जो अलग किया जाता है उसका नाम है दोस्तों स्टेम सेल। उसे क्या कहते हैं? स्टेम सेल या स्टेम कोशिका। स्टेम सेल या स्टेम कोशिका। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर कि प्रत्येक जीव, आप जानते हैं कि कोशिका सिद्धांत जब पढ़े थे तो आप पढ़े थे कि किसी भी जीव की उत्पत्ति शुरुआत में एक कोशिका से ही होती है। एक ही कोशिका बढ़ते 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 बड़े से बड़े जीव का आकार लेते रहता है। तो हमारे शरीर में या किसी भी जंतु के शरीर में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें इतनी क्षमता होती है कि वे शरीर के किसी भी अंग को निर्मित कर सके या शरीर के संपूर्ण हिस्से को निर्मित कर सके। मानव के शरीर में, प्रत्येक सजीवों के शरीर में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें इतनी क्षमता होती है कि वो विभाजन करते 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 शरीर के किसी भी अंग को निर्मित कर दे या पूरे शरीर को ही निर्मित कर दे। और ऐसे ही कोशिका को क्या कहते हैं? स्टेम सेल कहते हैं। हमारे ही शरीर में भी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें इतनी क्षमता है कि वो विकसित करते करते कोई भी अंग के रूप में विकास कर सके। तो उसी विशेष कोशिकाओं से युक्त उत्तक को काटकर अलग कर लिया जाता है। यानी किसको काटकर अलग कर लिया जाता है? स्टेम सेल को। अब फिर इस स्टेम सेल को रखा जाता है वृद्धि माध्यम में, ग्रोथ मीडियम में। यानी कि किसी भी सेल के विकास के लिए, ग्रोथ करने के लिए पोषण जरूरी है कि नहीं है? तो उसको रख दिया गया पोषक माध्यम में या वृद्धि माध्यम में रख दिया गया। स्टेम सेल को काटकर पोषण माध्यम में या वृद्धि माध्यम में रख दिया गया, क्योंकि पोषण के बिना तो कोशिका जीवित रहेगा नहीं रहेगा। तो शरीर से काटा गया क्या? स्टेम सेल रखा गया कहां? धीरे धीरे वृद्धि माध्यम में स्टेम सेल विकास करके एक गोलाकार सघन पिंड के रूप में या गोलाकार सघन वस्तु के रूप में विकसित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या? कैलस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। जब स्टेम सेल वृद्धि माध्यम में विकास करते करते एक सघन गोलाकार पिंड के रूप में विकसित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? और फिर कैलस को रखा जाता है दोस्तों हार्मोन में। कहां रखा जाता है? हार्मोन के माध्यम में रखा जाता है। और धीरे धीरे यह एक नया जीव के रूप में क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। और यही क्या है दोस्तों? टिश्यू कल्चर है। लेकिन यह बहुत ही अति आधुनिक तकनीक है। क्लियर हो गया? आप क्रिस 3 फिल्म देखे हैं? जो नहीं देखे हैं तो जरूरी नहीं है कि देखना ही है। उस फिल्म में कई अलग अलग तरह की मानवों की कल्पना की गई है ना? क्रिस 3 फिल्म में काल्पनिक मानव का जो चित्रण हुआ है, अगर भविष्य में वो सफल होंगे
तो निश्चित रूप से वह किसके द्वारा होंगे? टिश्यू कल्चर के द्वारा होंगे। और टिश्यू कल्चर के द्वारा जो नया जीव उत्पन्न होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्लोन के नाम से जाना जाता है। टिश्यू कल्चर के द्वारा जो नया जीव पैदा किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। इस क्लोन के जरिए हम किसी भी सजीव टिश्यू कल्चर के जरिए हम किसी भी सजीव को उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि वर्तमान में मानव पर इसका इस्तेमाल करना अवैध है। इस विधि द्वारा मानव को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, ठीक है? नहीं तो मानव को भी उत्पन्न किया जा सकता है। हमारे शरीर में भी कई स्टेम सेल उसको निकाल करके दोस्तों इस तरह से एक नए मानव को पैदा कर सकते हैं, लेकिन मानव को इस तरह से उत्पन्न किया जाएगा तो एक सामाजिक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए सभी देशों ने टिश्यू कल्चर को मानव पर प्रयोग करने पर रोक लगा दिया है। लेकिन टिश्यू कल्चर के द्वारा जिस जीव को सबसे पहली बार पैदा किया गया था वो एक भेड़ था, और उस भेड़ का नाम डॉली था। और उसके बारे में पढ़िए क्या दिया हुआ है। बबरिंग कर रहा था जी। आज टेस्ट होगा। अच्छा, टेस्ट में किसी को भी 90 कम आ रहा है, ठीक है? तो उसको बहुत दिक्कत है। ये एकदम ये होता है कि मीठी मीठी बात कर एकदम फुला रहे हैं, तो वैसा नहीं जो डायरेक्ट हम डायरेक्ट बोलते हैं। क्योंकि अभी जो टेस्ट हो रहा है तो वहीं से प्रश्न दिया जा रहा है जो आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ बाहर से भी है। अच्छा तो ऐसा करिए, उस टेस्ट में जो क्वेश्चन बन गया, जो नहीं बना उसको इस तरह से अपना बनाइए कि आगे वाले सीजन में वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले बने। समझे ना? हाँ, दरोगा बनना है ना, हमेशा सजग रहना पड़ेगा, हमेशा। कितने विधि पढ़े अलैंगिक जनन के? 6 विधि। क्लियर हो गया? अलैंगिक जनन में कोई दिक्कत? आइए दोस्तों, अब हम लैंगिक जनन की शुरुआत करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन समझ गए ना? अरे टाइम पता है हमको, अपने आप से ज्यादा मेरा क्लास है, अब क्या बनाते हैं टाइम के लिए, है? ठीक है, आपसे ज्यादा जरूरी हमको समय पर छोड़ना है, आपको टेंशन नहीं लीजिए, पढ़िए ना, ठीक है? लैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या है आप समझ ही चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ध्यान दीजिए कि लैंगिक जनन के दृष्टिकोण से, लैंगिक जनन के दृष्टिकोण से जीव 2 प्रकार के होते हैं। लैंगिक जनन क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? इस जनन में मेल और फीमेल बॉडी भाग लेते हैं, इस जनन में गैमीट भाग लेते हैं, इस जनन में फर्टिलाइजेशन होता है, इस जनन में केवल मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दृष्टिकोण से, लैंगिक जनन के दृष्टिकोण से जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी, हम बताए हुए हैं 5वां नंबर चैप्टर में, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। और दूसरा बायसेक्सुअल, इसको द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। द्विलिंगी या, अब बायसेक्सुअल को एक दूसरा नाम भी है हरमैफ्रोडाइट, हरमैफ्रोडाइट। बायसेक्सुअल कहिए या हरमैफ्रोडाइट कहिए, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। हिंदी में भी द्विलिंगी कहिए या उभयलिंगी कहिए, बात बराबर है। तो लैंगिक जनन के दृष्टिकोण से जीव कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। लैंगिक जनन के दृष्टिकोण से जीव 2 प्रकार के हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल, एक लिंगी या 2 लिंगी। ऐसे जीव जिसके मेल बॉडी अलग और फीमेल बॉडी अलग हो। जब सजीवों के मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होते हैं तो ऐसे सजीव को क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। मानव एक लिंगी जीव है क्योंकि फीमेल अलग बॉडी है, मेल अलग बॉडी है। तो ऐसे जीव जिनके मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी है वो एक लिंगी जीव है। सभी स्तनधारी एक लिंगी जीव है। या एनिमल किंगडम जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम ये समझते चले गए कि कौन एक लिंगी है कौन द्विलिंगी। कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ ही जीव ऐसे हैं जिनमें एक ही शरीर में आधा भाग मेल है और आधा भाग फीमेल है। जब मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में समाहित हो, जब मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में समाहित हो, तब ऐसे सजीव को बायसेक्सुअल कहते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में हो तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं, उसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। क्लियर बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि एनिमल किंगडम में हम आपको बता चुके हैं कौन एक लिंगी कौन द्विलिंगी है। लेकिन यहां पर समझिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में अलग तरीके से होता है और मानव के शरीर जंतु में अलग तरीके से होता है। तो अगर आप मानव की बात करिएगा, अधिकांश मानव या जंतु जो है वो क्या है? अधिकांश मानव नहीं, सभी मानव और अधिकांश जंतु जो है वो क्या है? यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है। जबकि पौधा जो होते हैं दोस्तों, प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? बायसेक्सुअल होते हैं। एक ही प्लांट में आधा फूल मेल वाला होता है और आधा फूल फीमेल वाला होता है, एक ही प्लांट में। तो अगर पौधों को देखिएगा दोस्तों तो पौधे अधिकांश तो द्विलिंगी होते हैं। बहुत कम ऐसे पौधे हैं जो एक लिंगी होते हैं। और एक लिंगी पौधे में आप पपीता को देखे होंगे, पपीता में मेल पपीता का पौधा अलग होता है और फीमेल पपीता का पौधा अलग होता है। खजूर में भी होता है, खजूर में भी मेल खजूर का पेड़ अलग होता है, फीमेल खजूर का पेड़ अलग होता है। तो कुछ ही ऐसे पौधे हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। अधिकांश पौधे में मेल और फीमेल एक ही प्लांट में होता है, अर्थात एक ही शरीर में होता है। अर्थात पौधे क्या होते हैं? द्विलिंगी और जंतु क्या होते हैं? एक लिंगी। अपवाद दोनों में, जंतु में भी एनिलिडा में गए थे, पोरीफेरा में गए थे, वे सब द्विलिंगी थे। लेकिन अधिकांश जंतु एक लिंगी है, अधिकांश पौधे द्विलिंगी। तो अब समझ गए तो लैंगिक जनन के दृष्टिकोण से जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि लैंगिक जनन पौधों में अलग तरीके से होता है और जंतु में अलग तरीके से होता है। और जब लैंगिक जनन पौधे और जंतु में अलग अलग तरीके से होता है तो पढ़ना भी अलग तरीके से पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? तो आइए सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को समझ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इन प्लांट। पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है? तो पौधे में लैंगिक जनन केवल उसी पौधे में होते हैं जिस पौधे में फूल खिलते हैं। बात को समझ गए? लैंगिक जनन केवल उसी पौधे में होते हैं जिस पौधे में फूल खिलते हैं, अर्थात फेनोलोगेम में होता है। अब फेनोलोगेम में भी एंजियोस्पर्म प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं खिलते हैं, ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं खिलते हैं, उनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, उनमें केवल और केवल क्या होते हैं? अलैंगिक जनन होते हैं। तो लैंगिक जनन पौधे में होते हैं और केवल उसी पौधे में होते हैं जिस पौधे में फूल खिलते हैं, क्योंकि पौधे के जो जनन अंग है दोस्तों, पौधे के जो जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है? फूल है यानी फ्लावर है। यानी लैंगिक जनन पौधों में किसके माध्यम से संपन्न होता है? फूल के माध्यम से ही संपन्न होता है। इसीलिए जिन पौधों में फूल नहीं होते हैं उनमें कभी लैंगिक जनन नहीं होते। तो पौधे के जनन अंग क्या है? फूल। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवन चक्र के दृष्टिकोण से पौधे के महत्वपूर्ण अंग कौन है? फूल है। लेकिन अगर सीधे पूछे कि पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है तो वो पत्ता आता है। पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग पत्ते हैं। पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग पत्ते हैं, क्योंकि पत्ते के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, अर्थात भोजन बनता है। लेकिन अगर जीवन चक्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पौधे के सबसे महत्वपूर्ण अंग फूल है, क्योंकि इसी के माध्यम से प्रजनन होता है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप समझना चाहते हैं तो पहले समझना पड़ेगा किसको? फूल को। बिना फूल के स्ट्रक्चर को समझे पौधे में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझा ही नहीं जा सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर? फूल के ऊपर। आइए फूल के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहिए कोई दिक्कत? क्या हुआ जी? फिजन के बारे में फिर से सुबोध कुमार कर फिजन के बारे में क्या फिर से? तो ध्यान दीजिए फिजन के बारे में। फिजन को समझे थे आप लोग? फिजन में क्या हुआ था? कोशिका था, है ना? मान लीजिए ये अमीबा मत करिए, अमीबा है और इसमें न्यूक्लियस। एक फिजन केवल एक कोशिका में, फिजन केवल एक कोशिका में, बहु कोशिका में होते नहीं है फिजन, एक कोशिका में होते हैं। तो फिजन की प्रक्रिया में पहले कोशिका का केंद्रक दो भागों में बांटता है, फिर केंद्रक को चारों ओर से घेर लेता है कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव, और केंद्र को घेर करके दोनों अलग अलग कोशिका बन जाता है। यही है फिजन। टेस्ट का क्वेश्चन जल्दी अपलोड हो जाएगा। चलिए अविनाश कुमार आपके क्वेश्चन का जवाब आएंगे, अभी समाप्त नहीं हुआ है।